तो दिस इज द ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन मीन्स force of attraction between any two object in the universe is known as the gravitation. कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर यूनिवर्स में एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशन. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between this duster and this chalk box, any two bodies, even the two hands also attract each other. This is known as the gravitation. For smaller masses, this gravitational force is negligible, ineffective. But for heavier masses, this gravitational force is very large. This is how much it is large, it is capable to balance the moon, which always revolves around the earth. It balances the earth around the sun. It means this gravitational force is very effective for the heavenly bodies, for heavier bodies, but it is negligible for the smaller bodies. अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे कि कितना इफेक्टिव हो जाता है. ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी बॉडी ऑन द सरफेस और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. इट इज नोन एज द ग्रेविटी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी बॉडी on the surface or near the surface of the earth is known as the gravity. कोई तो बॉडी उसके बीच जो अट्रैक्शन उसे ग्रेविटेशन कहते हैं. लेकिन अगर एक बॉडी अर्थ है, अर्थ जिसको अपनी तरफ खींचती है, जिससे उसे हम ग्रेविटी कहते हैं. अगर एक बॉल को हम फेंक दें ऊपर, अभी ऐसे इसी को ही फेंक दें तो हमेशा नीचे आ जाता है. द रीजन इज ग्रेविटी. इसको ग्रेविटी कहते हैं. When earth attracts anybody towards, so it is known as the gravity, force of attraction between the earth and anybody on the surface of earth or near the surface of the earth, that is known as the gravity. तो ये हम अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ को खींच लेती है अपनी ग्रेविटी के कारण, वहां तक उसका ग्रेविटेशनल फील्ड रहती है. मतलब एक रीजन होता है, वहां तक अर्थ ऊपर भी कोई चीज 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर अगर रख दिया जाए, धीरे धीरे नीचे आ जाती है. मतलब अर्थ किसी चीज को ऊपर नहीं छोड़ती. इसीलिए धरती को माँ कहा गया ना. माँ अपने बच्चे को गोद में बुला लेती है ना, ऊपर से खींच लेती है सबको बिना पेट्रोले. जैसे अगर धरती पर और कहीं चले जाओ, अभी जैसे लॉकडाउन में लोग फंस गए थे तो अपना प्लेन मंगा करके वहाँ के स्टूडेंट्स को टर्की में फंसे थे, बुलाया गया. प्लेन का पैसा लगता है ना. लेकिन धरती का एक स्वभाव है, ऊपर कोई कहीं फंस जाए ऊपर नहीं छोड़ती है. अपने बच्चे को अपनी गोद में बुला लेती है, आ जाओ प्यार से, और बिना पैसे के और बिना प्लेन के, प्लेन से अच्छी, प्लेन की अधिक स्पीड से बुलाती है. हाँ, ये धरती का एक स्वभाव है कि ये अपने बच्चे को कहीं भी. अच्छा, अगर ना ऐसा काम धरती करती ना तो लोग वहीं पर लोग पड़े रह जाते. कौन खोजता, कहेगा ऊपर खो गए. बहुत बड़े धरती बहुत बड़ा रोल अदा करती है अपने बच्चे के लिए कि कहीं आ जाओ गोद में सीधे. हाँ, मतलब ठीक है, आ गए, अगर बच गए तो ठीक है. हाँ, जैसे ठीक है कि अभी ऊपर सैनिक हैं, जैसे अभिनंदन धरती पे कूद गया तो, लेकिन माँ ने से बुला तो लिया. कम से कम ये कल्चर नहीं, ऊपर फंसा रह जाता तब तो समस्या थी ना. अच्छा, धरती पे जाके प्लेन उड़ा ले जाता है, ऊपर जा करके कहाँ फंसा हुआ खोजना भी बड़ा कठिन है. अभी पता लगा कि टर्की में फंसे हैं लोग, तो प्लेन टर्की पहुँचा. ऊपर में कौन सा टर्की है, ऊपर तो टर्की दिखेगा नहीं. तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो अर्थ का एक बहुत बड़ा रोल है. इसकी जो ग्रेविटी है ये बूंद भी है, एक तरह से वरदान है कि कोई चीज़ अगर ऊपर फंस गया तो उसे बुला लेती है. ये अर्थ का एक मतलब एक बूंद भी है नेचर लोगों के लिए. तो ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन.
तो हमने ग्रेविटी तो पढ़ लिया, इट इज द ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी बॉडी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैंने इसको न्यूटन यूनिवर्सल लॉ लिख लेते ज्यादा बेटर है, क्योंकि न्यूटन ने ही दिया। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि अगर दो बॉडीज हैं तो इनके बीच के डिस्टेंस अगर r है, मासेस m1 m2 है, and two bodies are separated by a distance r, then the according to universal law of gravitation, the force of attraction between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Simple सी बात, the universal law of gravitation, the force of attraction between any two objects in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Square of distance between them. Suppose two bodies, masses m1 and m2, are separated by a distance r, then force of gravitation F is directly proportional to product of their masses, and this force is inversely proportional to the square of distance between them. And if we combine first and second, combining their first and second, F is directly proportional to m1 m2 upon r square g m1 m2 upon r square. F is equal to g m1 m2 upon r square. यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इस E को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कांस्टेंट। तो पूरी दुनिया में इसकी वैल्यू, पूरे यूनिवर्स में, दुनिया में नहीं पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जी की जो वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सब पढ़े हो 6.67 10⁻⁻11। यह कांस्टेंट का बड़ा रोल है। स्मॉलर बॉडीज के लिए ये नेग्लेक्टेबल अप्लाई करता है फोर्स, लेकिन हेवियर बॉडीज के लिए इसका बहुत ही इफेक्टिव होता है। मान लेते हैं अगर दो ट्रेन है, अगर एक लाख किलोमीटर की भी केजी की अगर दो ट्रेन है, अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं 1 लाख, तो अगर 10⁵ kg 10⁵ kg और 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो हम इसको 6.67 को हम 6 भी ले लें या 7 भी ले लें, कोई बात नहीं है। जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एक अंदाज के लिए देखते हैं कितना लगता है। तो हमारे पास है 7 × 10⁻11
m1 m2 10 to power 5 into 10 to power 5 अपॉन r स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर। और देख लेना कि 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 10 10 की पावर माइनस 1 मतलब 0.7 न्यूटन का फोर्स लगेगा इधर में। और यह इज इक्वल टू इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, एक दूसरे को खींचेंगे। 1,00,000 केजी की ट्रेन 1 मीटर की डिस्टेंस पर है तो ग्रेविटेशनल पुल कितना है 0.7 न्यूटन। कितना नेग्लेजिबल है, एकदम नेग्लेजिबल। और 1 न्यूटन 10 न्यूटन कितना होता है, 1 केजी को जैसे ही उठा लेते हो 10 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। अगर हम इतने कैपेबल हों, 1 किलो रखा है ना, और उसको अगर हम जैसे उठाने में सक्षम हैं तो हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। 10 न्यूटन लगेगा तो हम उठा पाएंगे 10 न्यूटन, और यह 1 न्यूटन से भी कम, मतलब एकदम नेग्लेजिबल फोर्स होता है। इसीलिए अगल बगल सब लोग बैठे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर जगह है, लेकिन कोई एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि 1,00,000 केजी के पर अगर 0.7 न्यूटन है तो और बॉडीज के लिए एकदम नेग्लेजिबल हो जाएगा। लेकिन यही अगर अर्थ और मून की बात अगर हम करें तो एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज लगा सकते हैं कि अर्थ और मून की बात अगर करें तो अर्थ का 10 की पावर 24 केजी मास माना जाता है, और मून का मास मान लेते 10 की पावर 20 केजी मून का मास। ये मून का मास हमारे पास, अर्थ का मास है, ये मून का मास 6 into 10 power 24, हम उसको भी छोड़ दे रहे हैं, 10 power 24 इतना अगर ले लेते हैं। और इनके बीच की डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर है, अर्थ और मून के बीच 3,84,000 किलोमीटर इतना है। तो अगर हम इवन 4 लाख भी ले लेते हैं, 3,84,000 की जगह 4 लाख अगर कंसीडर कर लें अप्रॉक्सीमेट 3,84,000 है, तो ये हमारे पास है F इज इक्वल टू G m1 m2 6.6 into 10 की पावर माइनस 11 m1 m2 10 की पावर 24 into 10 की पावर 20 अपॉन 4 लाख में 4 into 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू हमारे पास देखो कितनी हो जाती है, कितना इफेक्टिव, इतना दूर रहने के बाद भी 10 की पावर माइनस 11 और ये कितना 40 हो जा रहा है 44 में प्लस 44 अपॉन 10 की पावर 10 हो गया। एक तरह से ये भी जाएगा वहां पे 10 की पावर माइनस 21 हो गया, मतलब ये 6/16 तो बहुत कम हो गया। लेकिन जरा इसको हम देखते हैं 10 की पावर माइनस 21 प्लस 44, ये तो हमारे पास डेसिमल में आएगा, बहुत कम आ जाएगा। और वो देखो फोर्स हमारा कितना पे हो जाता है, या इक्वल टू, इसको अगर करें तो 10 की पावर 44 10 की पावर 23, कहने का मतलब 20 ये जो है 23 ये जो है 0.37 23 न्यूटन आएगा। इतना न्यूटन का फोर्स, थोड़ा फोर्स नहीं, 1 के आगे 23 जीरो लिखना पड़ेगा। और यूनिट टेंस सैकड़ा हजार लाख करोड़ अरब नील पद्म संख महासंख इतना के बाद भी इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हिंदी में चलता संख महासंख, कई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म संख 10 संख महासंख। महासंख भी पार कर गया
इतना बड़ा फोर्स लगता है, एक छोटी सी छत को रोकने के लिए इतने पिलर्स की जरूरत है। One information for you. Tomorrow onwards we are going to start practical classes, no? Practical for physics, chemistry, computer and bio. Tomorrow especially your practical for physics and chemistry subject, no? So you will come according to your batch wise. All students will not come. According to batch wise, all information will be given in the WhatsApp group. Who are in batch A, who are in batch B. Batch A, on which day they have to come, it is written there. According to day wise, they have to come. Don't see the date, day wise. Clear? If you have any confusion, you can ask. So tomorrow batch A will come only, not batch B. Who are in batch A, list would be given in the WhatsApp group. Okay, so kindly bring your practical copies, etc. books, whatever. बैच बी में तो 2 ही स्टूडेंट आ ही रहे हैं और बैच ए के सारे बच्चे आ रहे हैं लगभग। सर जो घर पे बैठे हैं वो लोग आएंगे जरूरी है उनका। जो कंसेंट फॉर्म भरे हैं उनका नाम दिया हुआ है लिस्ट अच्छा में। ठीक, बस भाई प्रैक्टिकल के लिए सब आएंगे घर से, डोंट वरी, ठीक है। वो लिस्ट में जो कंसेंट फॉर्म भरे उन्हीं का लिस्ट में नाम है, जो नहीं भरे उनका नाम नहीं है, वो नहीं आएंगे। देखना 10⁻23 न्यूटन इतना इफेक्टिव फोर्स हो जाता है जो कि मून को ऊपर रोक देता है, अर्थ को सन रोक देता है, मतलब एक दूसरे का म्यूचुअल। इतना इफेक्टिव स्मॉलर बॉडी इसके लिए यह यूजलेस है, लेकिन हेवियर बॉडी के लिए यह यूजफुल। और यह इतना इफेक्टिव है कि पूरे नेचर को बैलेंस किए हुए है। इसी नाते ग्रेविटेशनल फोर्स यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेचर की एग्जिस्टेंस के लिए, मानव के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? इसका इम्पॉर्टेंस है कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड होल द प्लैनेट्स दे रिवॉल्व विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर एंड ऑल आर इन बैलेंस पोजिशन। टाइड्स कम, टाइड्स जो ज्वार भाटा आता है ना, यस तो टाइड्स जो आते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, सबसे करीब मून है, वैसे कंबाइंड इफेक्ट मून और सन का होता है, लेकिन ड्यू टू द पुलिंग फोर्स ऑफ द मून एंड द वाटर ऑन द, क्योंकि 70% वाटर है, पूरा वाटर है चारों तरफ, तो वाटर जो खींचता है तो अभी ज़मीन तो खींच के जाएगी नहीं, तो पानी खींच जाता है, तो इसी नाते वो टाइड्स आते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस। और ग्रेविटेशनल का ये भी इम्पॉर्टेंस है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर सेफ है, मून ये जो है मून पर ग्रेविटेशन उतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए एटमॉस्फेयर नहीं है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही खींचा गया है, ग्रेविटी के कारण। अभी हेवियर गैसेज सरफेस पे हैं, जो लाइटर गैसेज हैं और ऊपर बहुत ऊपर चली गई है, तो ग्रेविटेशनल पुल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। कोई चीज़ ऊपर से नीचे चली आती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशन। नाउ द ग्रेविटी, व्हाट विल बी द वेट? अच्छा, वेट क्या होता है? द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर इज नोन एज द वेट। वेट क्या होता है? ध्यान में रखना, वेट द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज द वेट। The force by which the earth attracts any body towards its center is known as the weight. अर्थ का रेडियस हम r मान के चलते हैं, इसमें सिंबल भी लिखते हैं RE, माने रेडियस ऑफ अर्थ। अगर एक स्मॉल, इसका होल मास सेंटर पे रहता है, m मास m करते हैं। एक छोटे से ऑब्जेक्ट का जो इसके सरफेस पे है, इसका मास m है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा? F इट इज इक्वल टू G(m)(E)m अपॉन RE स्क्वायर। RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ।
here F upon M, F upon M को क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F upon M here it is equal to GME upon RE square। तो ये हमारे पास हो गया A इज इक्वल टू, ए को हम G से डिनोट करते हैं फॉर द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं। दिस A इज इक्वल टू G, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वी गेट ए फार्मूला G is equal to GM upon RE, GME upon RE square. This is the acceleration due to gravity. इसे acceleration due to gravity कहते हैं। This is the acceleration due to gravity. तो इसे हम एक चीज और पा जाते हैं कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन मिल जाता है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? ये इसका यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, इसकी वैल्यू होती है 9.8, इसकी वैल्यू 6.61, 10⁻⁻11। यह एक वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखिए, इट हैज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिए। और क्या डिफरेंस है? इट इज वेरिएबल, it is constant everywhere, it is variable, it is constant everywhere, ये हर जगह कांस्टेंट, पूरे नेचर में कांस्टेंट हर जगह है, लेकिन ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। G is equal to GM upon R square, so we write here, तो अगर हमें वेट निकालना हो, व्हाट विल बी द जी अगर पता है, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे एम ए के प्लेस पे जी है, तो एफ इज इक्वल टू एम जी, तो हमारा वेट हो जाएगा। तो वेट एफ इज इक्वल टू एम जी। ऐसा पढ़े ना कि न्यूटन के लॉ के अनुसार एफ इज इक्वल टू एम में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अर्थ भी हमारा फोर्स लगाती है, तो हर सेकंड पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। इसीलिए ऊपर से कोई चीज़ आती है तो शुरू में स्पीड जस्ट से गिरती है, धीरे धीरे हर सेकंड के बाद उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। इसीलिए लोग जितना ऊंचा होता है, ज़्यादा ऊंचाई, अभी यहाँ से आराम से जंप कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड बढ़ेगी, एक सेकंड से कम में ही नीचे आ जाते हैं। लेकिन वहाँ से आएंगे तो पता लगा कि दो बार 2-3 सेकंड में बढ़ ना जाएगी स्पीड, तो इसी नाते ऊपर से कूदना ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है, 9 पर सेकंड हर जम बढ़ जाएगी, तो इस नाते वह ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो हियर इट इज एफ इज इक्वल टू एम जी, इसे हम वेट कहते हैं, इसीलिए हम इसको वेट को शो करते हैं, जैसे एफ इज इक्वल टू जी, तो एफ इट इज इक्वल टू एम जी, एफ इट इज इक्वल टू एम जी, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, वेट को एम जी, और इसको डब्ल्यू भी कर सकते हैं, वेट। इतनी चीजें हम कर सकते हैं, वेट एफ एम जी, इट इज जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the body, any body, and the earth, it is known as the weight. इस force of attraction को ही हम weight कहते हैं, या force by which the earth attracts any body towards its center, that is known as the weight. यह weight
वेरिएबल होता है, तो हमने लिफ्ट में भी बताया था कि वेट वेरिएबल होता है. वेट मेजर्स ड्यूरिंग मूविंग अपवर्ड, कमिंग डाउनवर्ड, and the rope breaks. In that case we feel the weightlessness. तो यहाँ भी weightlessness यहाँ भी फील होता है. कब? स्पेस से जब हम गिर रहे होते हैं. अगर वेइंग मशीन पर बैठ करके अगर गिरते हो ऊपर से, वेइंग मशीन 0 बताएगी. कहाँ तक बताएगी? स्पेस में. तो लेकिन जैसे ही जमीन पे गिरेगी, जो रिएक्शन लगेगा तुरंत वेट पता लग जाएगा कितना. और मोशन से गिरेंगे तो और पता, और ज़्यादा वेट है. बस समझ आ रही है. तो ये हमारा हो जाता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफेक्ट्स आवर वेट. तो रिएक्शन, तो इसीलिए फ्रीली फॉलिंग में जब कोई चीज़ होती है तो उसका वेट 0 होता है. मतलब एक छोटे से बच्चे पर हाथी भी बैठ जाए तो कुछ फर्क स्पेस में नहीं पड़ेगा, सारा फर्क नीचे पड़ेगा. समझ में आ रही बात. तो ये कभी कभी एक 1 मार्क में पूछा जाता है कि एक सीप है, एक बैग बड़ा सा ले करके और खिड़की से कूद पड़ता है. तो व्हेन ही ड्यूरिंग द फॉलिंग व्हाट विल बी द वेट एक्सपीरियंस बाय हिम? 0 वेट हो. नीचे गिरेगा तब पता लगेगा. लेकिन जब तक वो कूद कर जमीन माने स्पेस में है, ड्यूरिंग फॉलिंग द वेट विल बी 0. 1 मार्क में आया था एग्जाम में कि व्हेन द थीव्स ही फॉल्स फ्रॉम ए विंडो कैरिंग हेवी वेट, व्हाट विल बी द वेट एक्सपीरियंस बाय हिम ड्यूरिंग द फ्रीली फॉलिंग. कुछ बच्चे बड़ा लंबा डेरिवेशन का डाले थे, सीधे लिखना था 0. हाँ, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. Relation between the acceleration due to gravity and the density. Here, relation between acceleration due to gravity g and density and its density. इस पर एक न्यूमेरिकल भी आते हैं. Since g is equal to gm upon r square, m is the mass of earth, r is the radius, and अर्थ का रेडियस r है, डेंसिटी मान लेते हैं इसका रो है. तो मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो. सो व्हाट विल बी द g? g is equal to g upon r square m 4/3 pi r cube into rho. Here this r square cancelled out, that is r. So g is equal to 4/3 pi g r rho. This is the relation between the acceleration due to gravity and acceleration due to gravity and the density. इस पर एक क्वेश्चन कर लेना. This is the relation between acceleration due to gravity and the density. G is equal to 4/3 pi g r rho. Note down a numerical question. A man can jump 1.5 meter high on the earth. A man can jump 1.5 meter high on the earth. Calculate the height he might be able to jump. Calculate the height he might be able to jump on a planet whose density is 1/4 and radius is 1/3,
whose density is 1/4, 1/4. Clear? And the radius is 1/3 of the earth. डेंसिटी जो है अर्थ के डेंसिटी का 1/4 है और रेडियस 1/3 है, तो उस प्लैनेट पर आदमी कितना जंप कर सकता है? ही कैन जंप ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 1.5 मीटर हाई। एक आदमी 1.5 मीटर, यहाँ जनरली लोग 1.5 मीटर जंप कर जाते हैं, 160 सेंटीमीटर तक जंप करते हैं। तो ए मैन कैन जंप on the surface of earth 1.5 meter high. And how high he can jump on a particular planet whose density is 1/4 and whose radius is 1/3 of the earth. अर्थ के रेडियस का 1/3 है और अर्थ के डेंसिटी का 1/4 है। Here you see we have G is equal to on the surface of earth. On the surface of earth we have here, on the earth's surface G is equal to 4/3 pi G R rho. On a planet, for a planet, here R is rho dash, it is rho by 4, and R dash, it is R by 3. Is it clear? Then what will be the G dash? G dash it is equal to 4/3 pi, G तो कांस्टेंट होता है, R dash को लिखेंगे R/3, रो डैश को लिखेंगे रो बाई 4. Here we can write G dash it is equal to 1/12 4/3 pi G R rho. Clear? And here G dash is what much? G dash it is equal to G/12 हो जाएगा कि नहीं? It is G/12. Is it clear to all? Yes. आदमी की जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी, चाहे यहाँ पे हो चाहे उस प्लैनेट पर हो, दैट रिमेन द सेम. आदमी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh. तो पोटेंशियल एनर्जी दैट रिमेन द सेम, तो mg dash h dash it is equal to mass remain the same, you know it. अर्थ पर अगर mgh उसकी पोटेंशियल एनर्जी है तो उस प्लैनेट पर mg dash h dash, is it clear to all? m cancelled out, you know it. Here h dash is equal to gh upon g dash. And what is this G dash? GH. H is 1.5. 1.5 means 3/2 upon G/12. Is it clear? So this is equal to CG/2 into 12 upon G. G cancelled out. 2 6 18 meter. It means H dash is equal to 18 meter. It means man can jump on that particular planet that is 18 meter. Is it clear, Paul? Yes. After that.